एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज मौजूद हैं कौन बनेगा करोड़पति 2011 के विजेता सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार के मोतिहारी के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले सुशील कुमार ने जब कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीते थे, तो इस देश का हर जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि उन्होंने खुद 5 करोड़ जीते हैं। आपकी खुशी में उनको अपनी खुशी की अनुभूति हुई थी। लेकिन हाल ही में सुशील कुमार जी ने फ़ेसबुक पर अपने जीवन की दुःख भरी दास्ताँ सुनाई, जिसके बाद से वो खासे चर्चा में आ गए हैं। हम सुशील कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी रकम जीतने के बाद उनके जीवन में परेशानी का ऐसा क्या सबब हुआ? क्यों उन्हें कौन बनेगा करोड़पति बनने के बाद एक बुरे दौर से गुज़रना पड़ा? हालाँकि वो अब उस दौर से निकल चुके हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसी दुःख भरी दास्ताँ की जो कहानी है, इसकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? नहीं सबसे पहले हम बताएँ कि जो जीवन का अनुभव होता है उसके बारे में मैंने लिखा, वो सुख-दुःख नहीं था। वो एक जब हम किसी अलग लेवल पे चले जाते हैं तो फिर उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो एक एडजस्टमेंट वाली बात थी, उसको हम दुःख नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं जिस फ़ील्ड का था, जो पृष्ठभूमि का था मैं, तो वहाँ पे चीज़ें एकदम से फ़िक्स होती है कि आपको नौकरी लेना है, सरकारी जॉब में जाना है बस और उसके बाद आप अपना जीवन यापन करते हैं। तो केबीसी के बाद क्या हुआ कि पैसा के साथ जो शोहरत आई, तो शोहरत की एक कीमत होती है। हमेशा इंटरव्यू देना, प्रोग्राम में जाना, जिसको सेलिब्रिटी होना कहते हैं। जिससे लोगों को फ़ायदा होता है या समाज जानना चाहता है, मिलना चाहता है, हमेशा बुलाया जाता है। उससे क्या होता है जो पर्सनल लाइफ होती है ना तो जो फ़िल्म स्टार है या जो पॉलिटिशियन है, जिसका वो करियर है, तो वो उसकी हिस्सा हो जाता है जीवन का। लेकिन एक व्यक्ति जिसके लिए वो जीवन का हिस्सा नहीं है, ना ही वो पॉलिटिशियन है, ना ही फ़िल्म स्टार है, तो उसके लिए उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो यूज़लेस होता है। उसका कहीं भी उसका सेलिब्रिटी होना वो एक यूज़लेस होता है उसके लिए क्योंकि उसका उससे फ्यूचर से कोई संबंध नहीं होता। अब क्या होता है उस यूज़लेस को यूज़फुल बनाने के लिए फिर हम सपना देखने लगते हैं कि चलो ये कंटिन्यू रहे इससे कुछ आमदनी हो तो फिर हम लोग उससे छूटे हुए विषय पे हम अपना करियर फ़ोकस करें। तो उससे क्या होता है कि फिर वो उन चीज़ों को चुनने लगता है जो वो नहीं होता है। वो उन चीज़ों को चुनने लगता है जो एक्चुअल में होता ही नहीं है, तो वो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस नहीं कर सकता है उस फ़ील्ड का। जब तक हमारा दिल साथ नहीं दे अगर मेरा ईगो कहे, घमंड कहे कि हम बड़े स्टार बन जाते हैं, तो वो मेरे अंदर वो बेचैनी नहीं है कि हम बने, मेरे बचपन की तमन्ना है या वो जो अंदर की जो ताकत होती है, जो हमें पुश करती है, वो तो नहीं रहेगा। वो जोश रहेगा दिमाग का और हम अपना जो भी उस तरह का हम आगे बढ़ने के लिए, तो वो हम बेस्ट परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाएँगे उसमें। तो मेरा उसमें ये था चीज़ें बुरी नहीं है। आज हम जो भी हासिल किए बिल्कुल एक नई दुनिया में हम आए और जो वो उस दुनिया से अच्छा अच्छा है क्योंकि यहाँ हमें एक्सपोज़र मेरा ज़्यादा बड़ा दुनिया को मैंने देखा। नहीं तो मोतिहारी में मेरा जन्म हुआ, मोतिहारी में मेरी पढ़ाई हुई, मोतिहारी में मेरी नौकरी लगी और मोतिहारी में ही मेरी शादी हुई। तो मेरे लिए तो दुनिया बड़ा छोटी हो गई ना मेरी दुनिया। लेकिन केबीसी के कारण एक बहुत बड़े दुनिया से परिचय हुआ, मीडिया से परिचय हुआ, सिनेमा से परिचय हुआ, पॉलिटिक्स से परिचय हुआ, तो समझ का दायरा बढ़ा, मेरा ज़िंदगी बढ़ा। ज़िंदगी का जो दायरा है वो बढ़ा। तो फिर मामला उसके साथ एडजस्टमेंट का था। तो जो मेरे पोस्ट लिखने का उद्देश्य था, वो ये बताना था कि ठीक है, आप बेहतर है आप दुनिया देखिए, समझिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उस चीज़ को हम हमेशा तलाशें जिससे हम सुकून मिले और हम बेस्ट कर पाएँ उसमें। अगर मुझे लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, डायरेक्टर बन सकता हूँ, जैसा कि मुझे लगा तो मैं वहाँ होता और बन चुका होता। वो मुझे कोई नहीं रोक सकता था। अगर मेरे अंदर होता तो मैं जैसे केबीसी जाना था, तो वो मेरे अंदर था तो मैं जाता ही। हम ये नहीं कह रहे कि हम 5 करोड़ रुपया जीतते, हम 10,000 रुपया जीतते, पर वो था, तो मुझे वहाँ जाना था तो मैं जाता।
तो ये जो जिद था, ये ओरिजिनल जिद होता है, जो हम चीज़ों को बदलते हैं, उस जिद में तो बाकी जो चीज़ें थी, मैं बार-बार जो मैंने लिखा, जो समरी लिखा या मैंने ये लिखा कि जब हम किसी नए सर्किल में जाते हैं, तो उसको अटेंड करने के लिए हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और वो हम ओरिजिनली होते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग साथ बैठ के शराब पीना, सिगरेट पीना अच्छा लगता है, तो वो मैं हूँ नहीं। जैसे मैं जब फर्स्ट बार पी रहा था, तो मुझे नहीं मालूम था सिगरेट कैसे पिया जाता है, तो धुआँ गाल में भर के फेंक रहे थे, गाल में भर के गाल फुला लेते थे, फेंकते थे, तो सड़क पे लोग देख के हँस रहे थे। तो जो मेरे साथ था, यार क्या कर रहा हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही नहीं सिगरेट पिया जाता है। ये अभी 5 साल पहले की बात है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं वैसा नहीं था। तो मैंने बनने की कोशिश की और मैंने एक समय के बाद फिर लत लगी और मैंने छोड़ दिया। तो चीज़ों एक अनुभव बढ़ा मेरा, जीवन के प्रति हम जो अनुभव मैंने सीखा जीवन से उसको लेकर मैंने चाहा कि उस पोस्ट के माध्यम से बताएँ लोगों को, जो भटक रहे हैं, जो ओरिजिनली वो हैं नहीं। और उस बनने की चाह में उनके अभिभावक भी जैसे बहुत गार्जियन होते हैं ना, वो थोप देते हैं कि बेटा ये करियर अच्छा है तुम करो। अब बेटा पापा-मम्मी की बात मानेगा क्योंकि वो पापा-मम्मी सोचता है मेरे लिए इतना काम किए हैं उनका दिल ना दुखे और बेटा नहीं कह पाता या बेटी नहीं कह पाती कि पापा मुझे ये करना अच्छा पापा बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे तब वो उसपे फ़ोकस लगाता है, तो वो नेचुरल नहीं तो ये सारे पोस्ट का मेरे जो कहने का समरी था, निष्कर्ष था यही था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगहों पे ऐसे चल रहा है, जैसे ब्लेमिंग किया जा रहा है कि मैं शराबी हूँ, मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे दुःख होता है। सुशील जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूँकि आप जब कौन बनेगा करोड़पति जीतते हैं, उसके बाद पैसा आता है, शोहरत आता है और उसके बाद अ, आपको मीडिया से लेके पॉलिटिक्स तमाम अटेंशन भी मिलता है। फिर अपने आप को मैनेज करना होता है। आप चूँकि एक बिहार के छोटे से गाँव, छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको मैनेज करना पहले ना सीखा था, ना कुछ ये सब कुछ नया था आपके लिए। और आपने जो चाहे आपने कहा कि ऐसी लत लगी, ऐसे संगत में मुझे चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, उसकी आदत भी लगी, उससे निकला भी। फ़िल्म बनाने के लिए आप मुंबई भी गए, लेकिन आपको लगा कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता और फिर आप वापस आए। तो हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अपने आप को आप उस दौर में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में ये सब कुछ होता गया, ऐसा क्या हुआ? जैसे मैं जब सोचता था कि मैं डायरेक्शन करूँगा, तो एक समय के बाद जब मैंने कहा कि मैं रूम में बैठा रहता था, पढ़ता था, सिनेमा देखता था, तो एक दिन मुझे लगा मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों डायरेक्टर बनूँगा? मैं क्यों आया हूँ डायरेक्टर बनने? तो मालूम है मेरे अंदर क्या जवाब निकला कि मेरा नाम हो, मेरा शोहरत हो। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरा शोहरत हो। तो फिर हम नहीं बना पाएँगे ना, वो तो हम हो गए ना। डायरेक्शन का हुँ, मतलब चीज़ें सही में हैं उसको अच्छे से कलेक्ट करके लोगों के सामने परोस देना। उसको अच्छे वे में ले जाके। तो वहाँ हम रहेंगे हमेशा तो 1-2 से ज़्यादा लोग एक आदमी को नहीं देखेंगे। डायरेक्ट फ़िल्म में सिर्फ़ हीरो-हीरोइन को नहीं देखते हैं, वो कहीं न कहीं लोग डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं। वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो जब हम हर जगह रहेंगे, तो हम कभी भी बेहतर फ़िल्म मेकर नहीं बन पाएँगे। मुझे ये एहसास हो गया और इससे निकलना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मुझे लगा ये सही सोच नहीं है। तो जब सोच ही सही नहीं है, तो फिर मैं क्यों रहूँ? और यही सोच के फिर मैं वापस चला आया। और ब सुशील जी आपने ये भी लिखा है कि इन कारणों से, चाहे वो दोस्तों के कारण या अपने अंदर जो था, एक उसको कुंठा कह सकते हैं कि भई फ़िल्म ही बना के देख हाँ। लेते हैं, वो नहीं कर पाए। इस चक्कर में कहीं न कहीं फैमिली लाइफ़ भी डिस्टर्ब हुई बीच में, आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया। नहीं हाँ। अ होता क्या है ना कि जैसे मेरा दिमाग है, आपका दिमाग है और सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। हम जिस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप अलग नज़रिए से देख सकते हैं। हो सकता है आपका जो बड़ा दायरा हो दुनिया देखने का।
लेकिन हर आदमी ना भीतर से जिद्दी होता है, उसको लगता है ना वही सही है। और हम साधारण आदमी हैं, हम कैसे कहेंगे कि हम गलत हैं, हम सही हैं, हमको तो भी वही लगेगा ना जो सबको लगता है। तो फिर हम नहीं समझ पाते थे। तो उस मामले में टकराहट हुई, लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें सबको समझना चाहिए। हम अकेले सही नहीं हो सकते हैं। जो कम पढ़ा-लिखा है, अंगूठा छाप है या कुछ भी है, अगर वो बात कह रहा है तो उसकी सुननी चाहिए। हो सकता है उसका जीवन का अनुभव हमसे ज़्यादा हो या फिर हो सकता है उस पॉइंट पे वो सही हो। इन चीज़ों से निकलने के बाद सुशील जी आपने अपने आप को समझा, अब अपनी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप एक मिडल क्लास से आपने बताया कि मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, सुदूर गाँव में रहने वाले, आपको एक मुकाम मिला, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे आप 5 करोड़ जीते और उसके बाद वो जो एक ऊँचाई थी, एक बुलंदी थी, उसके बाद बीच में आपके मन में बहुत सारी उथल-पुथल थी कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, तमाम प्रयोग आपने जीवन के साथ किया और उस प्रयोग के बाद एक कहा जाता है ना कि सत्य की खोज में आप निकले और आखिर में आपको लगा कि नहीं, जीवन की सच्चाई ये है कि आप जो हैं, आप वही हैं, आपको अ, अपने अंदर जो क्षमता है, उसको आप कीजिए और उसी में आप आगे बढ़िए। आप इस कन्क्लूज़न पे आखिर में पहुँचे। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये ज़्यादा संवेदनशील हुए हैं और बड़ा शांत महसूस करते हैं। अंदर से ये मैं महसूस करता हूँ कि लगता है जैसे दिमाग में कूलर चल रहा है चीज़ों को लेकर। अब बहुत चीज़ें बुरी उतनी नहीं लगती थी, जितने बुरी लगती थी। अब कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मैंने बताया या फिर आप भी देख रहे हैं अभी मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही, थोड़ी बेचैनी होती है। लेकिन फिर अंदर से ही कुछ जवाब मिलता है और हम शांत हो जाते हैं। कुछ जवाब मिल जाता है। तो सुशील जी एक और सवाल है लोगों के मन में कि इतने पैसे जीतने के बाद समाज में जो लोग हैं, जो आस-पास आपके गाँव में, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनका क्या एकाएक आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है? आप उस बारे में थोड़ा-सा अपना अनुभव शेयर कीजिए। देखिए जो समाज में लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोग आपको छोटा समझते हैं, ज़्यादातर लोग। और वो जो छोटा समझ के मज़ाक उड़ाते हैं और जब आप बड़े हो जाते हैं, तो वो मज़ाक जलन में बदल जाता है। वो मज़ाक बदल के जलन ईर्ष्या का रूप ले लेता है। वो पहले मज़ाक उड़ाते थे, अभी गाली देते हैं कि किस्मत का धनी है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो पहले मैं उसको भी जस्टिफ़ाई करने में लग जाता था, नहीं, नहीं लेकिन बाद में हमको एहसास हुआ कि हम तो फिर पागल हो जाएँगे ना, अगर लोगों के पीछे हम पड़ जाएँ कि हुँ। वो सही करना है। जैसे मैंने उसमें लिखा था कि हम बिज़नेस करते थे कि मीडिया को बताना है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अब हमारी जितनी समझ रही हम उतना ही ना करेंगे, हम इंसान हैं और अपनी समझ का अगर हम बढ़ाते हैं धीरे-धीरे, सीखते हैं ना और हाँ। जितनी मिली है, मेरा तो सारा शहर, मेरी पढ़ाई सब कुछ तो यहीं हुई है, एकदम मीडियोकर स्टूडेंट थे, ऐसा भी नहीं था कि एकदम ब्रिलियंट थे, सारी दुनिया को समझ रहे, नहीं। एक साधारण विद्यार्थी जो थे, जो रेलवे की तैयारी करता था, उसको ब्लॉक में नौकरी लगी थी, वो बीपीएससी का नाम लेता था, लेकिन उसको मालूम था कि उसका बीपीएससी में नहीं होने वाला है। वो रेलवे का स्टेशन मास्टर बन सकता है, गुड्स गार्ड बन सकता है, वो उसकी तैयारी करता था, लेकिन कोई पूछता था तो कहता था बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो सबका तो एक ही एरिया होता है, तो उधर भी अगर फ़ोकस रहते तो पढ़ाई-लिखाई और अन्य चीज़ों के माध्यम से ना बहुत चीज़ समझ गए रहते। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसको पढ़ते हैं, इधर से आ रहा है, यही था और उसमें नौकरी भी लग गई। तो फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू होती है ना, मस्तिष्क के विकास की, तो वो उसकी अलग कथा होती है। और सुशील जी अभी आप सुना है कि पर्यावरण के लिए भी कर रहे हैं कुछ काम। इस बारे में आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीवन में अभी जो सुकून है उसको शेयर कीजिए और पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए? अ, जैसे मैंने उसमें पोस्ट में भी कहा है और अभी भी कहता हूँ कि अ, थोड़ी अपनी आवश्यकताओं को हमें सीमित कर लेना चाहिए। विज्ञापन
कम देखना चाहिए, अपनी सूझबूझ के साथ देखना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। कंजूस होना बुरी बात है, लेकिन सोच समझ के खर्च करना समझदारी और अच्छी बात है। और कभी भी दिखावा में, जैसे मैंने कहा कि मैं दिखावा के लिए बहुत काम करता था। लेकिन कभी भी दिखावा के लिए अगर कोई ब्रांडेड शर्ट पहने हुआ है 1000 का और मेरे पास 300 में हम पहन सकते हैं, तो उसकी बराबरी के लिए भले ही आपके पास उससे ज़्यादा पैसा हो, 1000 का शर्ट ना पहनें। और उसी का जो मार्केटिंग जो है ना मार्केट ने जो बाज़ार नहीं, बाज़ारवाद ने तो दुनिया को बर्बाद कर दिया। खासकर भारत जैसे जो कम विकसित और कम शिक्षा वाले देश हैं, मेरी समझ से, उसमें तो डिज़ास्टर है। उसमें तो विज्ञापन बाज़ारवाद तो तबाही का ये है और सारा खेल मार्केट के नज़रिए से। और हालाँकि मार्केट बाज़ार रोज़गार भी क्रिएट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा शोषण करता है, उन रोज़गारों को खाता है। तो पर्यावरण के बारे में भी बताइए। हाँ, हाँ, हम लोगों ने 2018 से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया, चंपा से चंपारण। वाह! तो चंपा से चंपारण का नाम जो था वो चंपकारण्य था, अर्थात चंपा का जंगल। लेकिन हमारे यहाँ चंपा का पौधा नहीं दिखता था, तो मैंने एक पोस्ट किया था। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि लोग पोस्ट करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मैं महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित था और अभी भी हूँ। तो मैंने उनको देखा था वो चीज़ों को ना सबको जोड़ देते थे। सोसाइटी में आम, खास, अंगूठा छाप, मज़दूर सब उनके साथ था, सब स्वतंत्रता सेनानी हो जाता था। और पहले उससे उनके पहले क्लास था, वकील साहब हैं, ज़मींदार हैं या फिर कुछ एजुकेटेड हैं, वो उस तरह करते। अब वो रिक्शा, ठेला जो भी चलता था, बैलगाड़ी सब स्वतंत्रता सेनानी हो जाते। तो इस अभियान में भी मैंने यही किया कि सबको जोड़कर जैसे किसी गाँव में जाते थे तो लोगों को इकट्ठा करते थे, अपनी बात करते थे, सबके हाथ में पौधा देते थे और फिर वो लगाते थे, उसको फेसबुक पे डालते थे। किसी मोहल्ले में जाते थे, सबको जोड़ लेते थे और हम पीछे रहते थे, कैमरा मेरे हाथ में रहता था और उनकी तस्वीर डालते थे और उस समय भी बहुत अच्छा मेरा रीच था। 7000 8000 लोग सब मिला के जुड़े हुए थे और शहर के लोग, तो लोग उनको टोका करते थे, "अरे यार! तुम तो सुशील के साथ देखे आप पौधा लगाते हुए।" तो फिर वो जुड़ जाता था, अच्छा बॉन्डिंग हो जाती थी और फिर हम लोग हर जगह जाते। तो अभी तक 80,000 से ज़्यादा पौधा चंपा का लग चुका है। उसके अलावा 400 पीपल का पौधा लगा है, 35 के करीब बरगद का पौधा लगा है। इसी तरह देसी नीम का पौधा हम लोग लगाए हैं, आम महुआ का पौधा लगाए हैं, जो कि यहाँ का बड़ा शादी-ब्याह में उसका इस्तेमाल होता है, वो खत्म हो रहा था, तो उसको भी हम लोग लगवा रहे हैं। इसका जो असर है और काफ़ी पीपल तो 100 से ज़्यादा पीपल बड़े हो रहे हैं, जो कि 1 पीपल भी लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो सबको कहते हैं कम से कम 1 पीपल ज़रूर लगाएँ। और उसके अलावा हम लोग गौरैया संरक्षण पे भी काम कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा हम लोगों ने गौरैया का घोंसला लगाया और हज़ारों जगह पे हम लोगों ने लोगों से कहा कि छत पे पानी रखने के लिए, छोटा दाना छींटने के लिए, क्योंकि अब नदी, नहर, पोखरा सूख चुका है, प्रदूषित हो चुका है। तो जितनी छोटी चिड़िया है ना, उनको पानी की तकलीफ हो चुकी है। तो इस अभियान का असर हुआ कि शहर के मैक्सिमम, शहर के बाहर भी लोग मैसेज करते हैं कि सुशील जी हम पानी रख रहे हैं। और घोंसला में 100 से ज़्यादा घोंसलों में गौरैया का आगमन हो चुका है। और वो देखकर लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने उनके लिए किया जिस मतलब जिनके लिए करना ही चाहिए। क्योंकि पर्यावरण में जो इकोसिस्टम है, हम सभी जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से। एक का नहीं रहना हमारे नहीं रहने का नहीं खत्म होने की शुरुआत हो सकती है। कोई अगर नहीं रहे इकोसिस्टम में, तो इसका मतलब हम भी 200-500 साल बाद नहीं रहने वाले। तो सबको बचा के चलना। तो ये जो खुशी होती है, जैसे हम घोंसला लगाए और उसमें गौरैया आई और बच्चे चहचहाते हैं, तो बड़ा भावुक हो जाते हैं, रोने जैसा लगता है। पता है हम सोचते हैं इससे बड़ा क्या वो अचीवमेंट होगा? इससे बड़ा क्या अचीवमेंट होगा कि वो अपना बगल में धान है, खा रही है, पानी है, पी रही है और उसको अपने बच्चों के साथ खेल रही है। फिर तो ये जो है ये बहुत बढ़िया, और कोई जो भी पौधा लगाएँ चंपा का, अब उसमें फूल आने लगा। तो जाते हैं तो लगता है कि हाँ, एक बहुत बड़ा काम हुआ, आप मेरे शहर में आइएगा, तो शायद ही कोई दरवाज़ा होगा जहाँ चंपा का पौधा नहीं लगा हो। तो ये जो है, ये फ़ील होता है कि चलो सोसाइटी के लिए की और ये ज़्यादा कारगर है, अच्छा है। तो सुशील कुमार जी हमें बता रहे थे कि कैसे कौन बनेगा करोड़पति जीतने के बाद जीवन में तमाम तरह के इन्होंने प्रयोग किए। प्रयोग के तौर पर इन्होंने गुप्त दान भी किया, इन्होंने
फिल्म में अपने भाग्य को आजमाया। हालाँकि ये सब कुछ करने के बाद इनको लगा कि नहीं, जो मैं हूँ, वही हूँ और अपने क्षमता के हिसाब से ही लोगों को काम करना चाहिए। और फिर से अभी इन्होंने बताया कि कैसे पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। गौरैया जो दिखती नहीं है, उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत नोबल इन्होंने काम में अपना योगदान देना शुरू किया है। तो आज हमारे साथ हॉट सीट पर सुशील कुमार जी थे। सुशील कुमार जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।